नेक्स्ट देखो लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देखा और इसके कुछ सवाल किए थे एडवांस लेवल के। अब अपन आर्ग्यूमेंट जो होता है, आर्ग्यूमेंट क्या था? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y अपॉन x आता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उन्हें अपन समझते हैं। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, Z1 और Z2, Z1 Z2, और उसका आर्ग्यूमेंट देखना हो कि क्या हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 की जो वैल्यू होती है वो उनके इंडिविजुअल जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के सम के बराबर होती है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के सम के बराबर होती है। और मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो यूनिक नहीं होती। तो उस पर हम 2n पाई या फिर 2k पाई और ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे k कोई क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू हो गया। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है k की वैल्यू। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उनका आर्ग्यूमेंट है वो दोनों के इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स के सम के बराबर होता है। ठीक है। और एक जनरल वे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इन जनरल, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 एंड सो ऑन Zn तक है ना। मल्टीप्लाई में किए में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन सभी के जो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, सबको इंडिविजुअली ऐड कर देंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस एंड सो ऑन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो इतना हमारा ये रिजल्ट आएगा कि बहुत सारे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उनका सभी का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स के सम के बराबर होगा। और उसमें 2k पाई और ऐड कर देंगे ताकि जनरल वैल्यू आ जाए 2k पाई, जहाँ पे हो गया इंटीजर। समझ में आई बात? और अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाए, है ना, ये तो है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लॉग जैसा कुछ बिहेवियर नजर आ रहा है ना यहाँ पे। और उसी तरह से अगर आर्ग्यूमेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड करें, क्या करें, Z1 अपॉन Z2 करें, तो इसकी वैल्यू आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। जैसे लॉग में भी कोई क्वांटिटीज दो डिवाइड में हो तो बाहर निकालते हैं तो क्या होती है, वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, 2k पाई हो जाएगा, जहाँ पे k क्या है, एलिमेंट ऑफ। समझ में आई बात? तो ये डिवाइड में रूल चलता है। तीसरा, अगर मान लो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार की अपन बात करें, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार। Z अपॉन Z बार का क्या मतलब है, समझते हैं इसको। देखो, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आ जाती है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आ जाएगा, प्लस 2k पाई, जहाँ पे k क्या हो गया, इंटीजर है, एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ठीक है, क्योंकि आप Z और Z बार में क्या रिलेशन होता है, Z और Z बार को अपन एक दूसरे का इनवर्स टाइप बोल सकते हैं। तो ये 1 अपॉन Z Z स्क्वायर होएगा, तो लॉग जैसी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फॉलो कर रहा है, तो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये Z अपॉन Z बार का आर्ग्यूमेंट का एक्सप्रेशन है। चौथा प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट का कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का पावर n अगर है तो लॉग में भी क्या होती है, पावर आगे आ जाती है। तो इसका क्या हो जाता है, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आ जाएगा, प्लस 2k पाई, एक जनरल एक्सप्रेशन के लिए, where k इज एलिमेंट ऑफ i। ठीक है, तो Z की पावर n का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर मान लो
यहाँ पे अगर मान लो अपन लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2/Z1, अगर इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 अगर कोई थीटा है, ठीक है, Z1/Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा है, देन अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2/Z1, इसकी Z2/Z1, तो ये वैल्यू आएगी 2n π-θ। क्या आएगी? 2n π-θ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये क्लॉकवाइज एंगल थीटा है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? 2π-θ। या जनरल एक्सप्रेशन में क्या बोल सकते हैं? 2n π-θ बोल सकते हैं। समझ में आई बात? जहाँ पे n क्या हो गया? इंटीजर हो गया कोई। एक और प्रॉपर्टी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार की जो वैल्यू, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या होता है? जेड बार। जेड बार कैसा बिहेव करता है? 1/z जैसा बिहेव करता है, मैग्नीट्यूड उनका अगर देखा जाए तो। तो जेड बार क्या हो गया? 1/z जैसा बिहेव करेगा, जेड आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है? माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स का बिहेवियर इज समवट लाइक लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन जैसा बिहेव करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो के की वैल्यूज है ना, इसमें के की वैल्यू को आपको इस तरह से चूज करना है कि जो भी ये एक्सप्रेशन है, इनकी जो फाइनल वैल्यू है वो -π से +π के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि k must be chosen in such a way, k must be chosen in such a way that final value, जितने भी राइट साइड का एक्सप्रेशन है ना, RHS, राइट हैंड साइड, k must be chosen in such a way that final value of RHS is between प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो कि क्या होता है? -π से +π के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसका अपन सवाल करेंगे, ये नोट कर लेना। अब आगे लेते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड सवाल। जैसे क्वेश्चन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 दे रखा है 17π/18, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z दे रखा है, Z2 दे रखा है। क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 दे रखा है 17π/18, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को दे रखा है 7π/18। तो पता क्या लगाना है? फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो Z1 Z2 की वैल्यू क्या होगी, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 की वैल्यूज क्या होगी, तो ये पता लगाना है ना। तो इसको ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 तो क्या होता है? दोनों मल्टीप्लाई में हो तो इंडिविजुअल का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, +2k पाई आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है 17π/18, प्लस ये है 7π/18 प्लस कोई 2k पाई आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, 17 और 7 कितना हो गया? 24, 24π/18 प्लस 2k पाई। 24π/14 क्या होगा? 6 से 4π/3 प्लस 2k पाई। ये कितना हो गया? देखो 240 डिग्री है ना। 240 डिग्री को अगर पाई और -π के बीच में लाना है, ये कितना है? देखो 240 डिग्री है, तो आप इसको क्वाड्रेंट में ऐसे एक्सप्रेस करोगे। कौन सा क्वाड्रेंट है? 180, लगभग ये हो गया ना 240 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक तो प्लस का पाई लिया जाता है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? माइनस के पाई में आ रहा है ना। तो अपन को कौन सा एंगल चाहिए?
ये एंगल चाहिए, चाहिए। ये 240 है, 80 गया, ये कितना बचा, 60 डिग्री, है ना। तो ये एंगल कितना हो गया, 180 में से 60 गया, 120 डिग्री, यानी कि कितना हो गया, 2π/3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या रखें अपन, के की वैल्यू रखेंगे, देखो कैसे जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, तो कौन सा राउंड ले रहे हैं, पीछे वाला राउंड ले रहे हैं तो -1, अगर आगे वाला एक राउंड ले रहे होते तो +1, पीछे वाला एक राउंड ले रहे हैं तो -1 रखेंगे। तो 4π/3 -1, यानी कि के बराबर क्या रखा, -1 रखा, तो -2π, 4π/3 तो कितना जाएगा, माइनस में π/3, ये आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को किसके किस पेज में रखना है, -π से पाई के बीच में रखना है। क्लियर। पीछे राउंड लिया तो इसलिए के की वैल्यू, आगे राउंड लेते प्लस के, एक राउंड लेते तो +1 हो जाता। समझ में आई बात। और वैसे आप ये क्वाड्रेंट वगैरह बना के उसको ज़्यादा पहले विजुलाइज कर लो, उसके बाद में के की वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर लो। आप चेक करो कि भाई एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप उस एंगल को पाई वाली रेंज में लेके आओगे, 0 से पाई के बीच में। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उल्टा चलेगा, 0 से -π के बीच में आएगा। तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2। तो हमें पता है कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट Z1 वाले में से आर्ग्यूमेंट Z2 का सब्ट्रैक्ट कर दो 2k/, ये होता है। तो Z1 का आर्ग्यूमेंट तो है 17π/18, माइनस में 7π/18 प्लस 2k/, 17 में से 7 गया 10, 10π/18 प्लस 2k/, तो कितना हो गया 5π/9 प्लस 2k/। अब 5π/9 किस क्या वैल्यू है, लगभग ये 100 डिग्री। 5π/9 क्या है, 100 डिग्री। 100 डिग्री तो क्या है, 0 से 180 के बीच में ही है, तो इसको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, यानी ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज में ही है। तो के की वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पे, 0 ले लेंगे, है ना। तो के क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5π/9 आ जाएगी, और ये आंसर है। समझ में आई बात। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो आई है ना 100 डिग्री, वो 0 से पाई के बीच में ही है, तो वो ऑलरेडी हमारे क्या कर रही है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाली इनइक्वालिटी के बीच में लाई कर रही है। तो इसके साथ कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको एज इट इज वैसे ही नोट कर लीजिए, वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है। तो 5/9 ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे अगर कोई मॉड Z1 प्लस Z2 का वैल्यू अगर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके इंडिविजुअल सम के बराबर कब होता है, जब उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है ना। जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, उनका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के बराबर कब होता है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है ना। तो इसका मतलब दोनों Z1 और Z2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बराबर है इस केस में। अगर ऐसा है तो ऐसा है, देन दिस। ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर मान लो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, अगर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस बराबर है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के बराबर, वो कब होता है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अभी दोनों के आर्ग्यूमेंट में कितने एंगल का डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस आ जाएगा ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो होगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है, उनमें कितने का डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है। ये है तो ये है भाई, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, पाई का ही तो होता है। तो अभी दोनों में एंगल कितना है, पाई का, यानी कि इसके आर्ग्यूमेंट में से इसका आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट करोगे,
क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो तो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है ना। तो ये कोई एक्स एक्सिस का एंगल बनाएगा, ये कोई एक्स एक्सिस का एंगल बनाएगा, दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों के एंगलों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या आता है, वो पाई वैल्यू आएगी। समझ में आई बात। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर देखो प्रॉपर्टी जो है कि अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 के, यानी कि दो वेक्टर को ऐड कर दो और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो और उनका मैग्नीट्यूड क्या आता है, सेम। वो कब आता है ऐसा केस, जब दो वेक्टर क्या हो एक दूसरे से 90 डिग्री पे, जैसे वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, सेम ही आएगा, है ना। और अगर ए माइनस बी करें तो बी इधर आ जाएगा, तो ये भी इधर आएगा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन अलग होगी लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, जो कितनी होती है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे वाले केस में भी कितना होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मॉडुलस और सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस अगर बराबर है, तो उस केस में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या होगी, पाई/2 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, पाई/2 का होगा। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर। देखो पाई/2 वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस, इसमें पाई भी प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा ये कम है तो प्लस का, ये ज़्यादा ही कम है तो माइनस का, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एक यहाँ पे वैल्यू हो गया। इसके अलावा अगर ये केस है तो ऐसी स्थिति में Z1 बार Z2 Z1 बार Z2 एंड Z1 अपॉन Z2 एंड Z1 अपॉन Z2 Z1 अपॉन Z2, देखो Z1 अपॉन Z2 करते हो तो Z1 अपॉन Z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 90 डिग्री होगा ना। Z1 अपॉन Z2 की अगर बात करें तो इस वाले में से इस वाले का आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आएगा, पाई/2 तो आएगा। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई/2 है तो वो तो क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया ना, हुआ नहीं हुआ। और इस केस में भी Z1 बार Z2, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका और इसका दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या आता है, 90 डिग्री आएगा, और वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। आर प्योरली इमेजिनरी, आर प्योरली इमेजिनरी। समझ में आई बात। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज और ध्यान में रखनी है, तीनों प्रॉपर्टीज भी जो वेक्टर से ही जुड़ी हुई, वेक्टर हम अच्छे से देखते हैं उनमें ये सारी चीज़ें समझ में आई हुई होती है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी, क्योंकि कार्टिजन कोऑर्डिनेट पे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रख रहे हैं, तो वो वेक्टर जैसे ही कुछ है, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। एक सवाल करना कि अगर Z1 और Z2, इफ Z1 एंड Z2 आर conjugate to each other, अगर Z1 और Z2 के एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पता लगाइए माइनस ऑफ Z1 Z2 का, फाइंड आउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये बताइए। ये नोट कर लीजिए और ट्राई करिए सवाल। इसमें दोनों सवाल कर लेना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा और माइनस Z1 Z2 भी क्या होगा, ये दोनों ट्राई करने। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। Z1 और Z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो Z1 बार किसके है, Z2 के, Z1 का बार किसके है, Z2 के, है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ
माइनस Z1 Z2 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 को लिख सकते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट माइनस Z1 Z2 को लिख दिया Z1 बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आया आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2 को ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ मॉड Z1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब मॉड Z1 का स्क्वायर ये तो क्या है, पॉजिटिव रियल वैल्यू, पॉजिटिव रियल वैल्यू का माइनस क्या हो गया, नेगेटिव रियल एक्सिस हो गई है। नेगेटिव रियल एक्सिस का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई होता है ना, प्रिंसिपल पता लगाना है तो पाई हुआ ना, कितना हो जाएगा वैल्यू, पाई आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, रियल नंबर है, समझ में आई बात। और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट Z1 बार, आर्ग्यूमेंट मॉड Z1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इस वजह से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी, दैट इज द आंसर। ओके, नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर और मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की जो यूलियर फॉर्म है उसे सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।